Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स 2024 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के केसेस देखने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के केसेस कवर कर लिए हैं। आज हम 2024 में जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे किसके, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी के, वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कवर करेंगे, ना कि हम हाई कोर्ट के, क्योंकि वही मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि एक्चुअल केस क्या है, केस का टाइटल, केस का नेम, केस का बेंच, केस में कौन सा फोरम था वो, उसी के साथ साथ उस केस में क्या मेन मुद्दा रहा, मेन इशू रहा, क्या फैक्ट्स रहे, क्या ऑब्जर्वेशन रहे, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं एंड कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ उस केस में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर अभी तक आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी डाउट हो किसी केस से रिलेटेड, किसी सेक्शन से रिलेटेड, या कोई भी दिक्कत आ रही हो जुडिशरी के प्रिपरेशन में, आप मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट का, एंड दिस केस इज रिलेटेड टू ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी। क्या है ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी? अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट shouldn't be allowed if it alters नेचर ऑफ सूट। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डर 6 रूल 17 से रिलेटेड उन्होंने जजमेंट दिया है कि जो प्लेंट का अमेंडमेंट है वो तब अलाउ नहीं हो सकता, तब उसको अलाउ नहीं किया जा सकता अगर वो सूट का नेचर ही ऑल्टर कर दे। ठीक है, मान लो एक प्लेंट है जिसमें ये बोला जा रहा है कि उस प्लेंट का क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, बट उस प्लेंट से क्या हो रहा है, उस प्लेंट से पूरे सूट का जो नेचर है वही चेंज हो रहा है, तो वो चीज अलाउ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा प्लेंट जो कि अमेंडमेंट हो रहा है, ऐसा अमेंडमेंट प्लेंट पे जो ऑल्टर कर रहा है सूट को, वो अमेंडमेंट अलाउड नहीं किया जाएगा प्लेंट पे। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस सेम है बसावराज वर्सेस इंदिरा एंड अदर्स, साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 178। बेंच बैठी है जस्टिस सीटी रवि कुमार एंड जस्टिस राजेश बिंदल की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पर, whether the plaintiff could seek an amendment to the suit whereby the nature of the suit can be changed, that is from the partition suit to the declaration suit, that is declaring the compromise decree as void। so यहाँ पर मेन इशू ये था कि क्या एक प्लेंटिफ एक प्लेंट को अमेंड करा सकता है, जिस प्लेंट को अमेंड कराने से क्या हो रहा है, उस सूट का नेचर चेंज हो रहा है। और क्या नेचर, यहाँ पे जो सूट था वो क्या था, आपका पार्टीशन सूट था, और अगर उसमें आप अमेंडमेंट करते हो प्लीडिंग्स में तो वो सूट क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन सूट हो रहा है। ये मेन इशू था इस केस में, ये मेन मुद्दा था। सो क्या फैक्ट्स थे यहाँ पर? So briefly, the facts available on record are the respondent number 1 and 2. Plaintiff filed a suit for partition of the ancestral property belonging to their grandfather, pleading that no actual partition of the property has ever take place. So यहाँ पे क्या थी, पार्टीज थी, उनने क्या किया था, उनने अप्लाई किया था किस चीज के लिए, पार्टीशन। किसका, जो उनकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, उन प्रॉपर्टी के पार्टीशन से रिलेटेड बात की गई थी, और वो प्रॉपर्टी किसकी थी, वो प्रॉपर्टी थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड क्या, इससे रिलेटेड मुद्दा चल रहा था, इसके सूट इसके पार्टीशन से रिलेटेड चल रहा था। अब क्या होता है, जब सूट क्या होता है, फैगेंट हो जाता है, एक एप्लीकेशन फाइल होती है किसकी तरफ से, रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 की तरफ से, जो कि चाहते हैं क्या, कि प्लेंट में अमेंडमेंट हो जाए। वो क्या चाहते हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 1 2 कि जो प्लेंट उनने की है सूट में, वो प्लेंट में क्या हो जाए, वो प्लेंट में अमेंडमेंट हो जाए। ऐसा कौन चाहता है, ऐसा रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2 चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो जाए किसमें, प्लेंट में। The amendment sought was to add prayer in the suit for a declaration that an earlier compromise decree dated 14th October 2004
passed under order 23 rule 3 of CPC was null and void. So यहाँ पर जो उनने किया था कि उनको अमेंडमेंट चाहिए था वो ये था कि उस अमेंडमेंट से क्या कर दिया जाए, प्रेयर ऐड कर दी जाए सूट में, जो कि ये डिक्लेरेशन करेगी कि जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री आई थी कब, 14 अक्टूबर 2004 को, वो क्या थी, वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड थी। ये वो चेंजेस चाह रहे थे, ऐसा चेंजेस करना चाह रहे थे, किसमें, प्लीडिंग में अमेंडमेंट करना चाहते थे। The ground on which the amendment was sought was that due to oversight and mistake, respondent number 1, 2 were unable to seek the relief or declaration. अब जब वो करते हैं कहाँ पर, ट्रायल कोर्ट में करते हैं कि भैया अमेंडमेंट हो जाए प्लीडिंग में, उसकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो ट्रायल कोर्ट क्या कर देता है, उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर देता है। However, when the order was challenged before the high court, जैसे ही ट्रायल कोर्ट मना करता है, डिसमिस करता है, उसके बाद ये लोग कहाँ जाते हैं, उसके बाद जाते हैं हाई कोर्ट के पास, ये बोलते हुए कि इसको क्या, इसको ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, अब आपका क्या डिसीजन है। तो जब हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो हाई कोर्ट भी क्या कर देता है, सेट असाइड कर देता है, और उसी के साथ साथ जो अमेंडमेंट प्रेयर्ड है वो क्या कर देता है, प्लेंटिफ के लिए अलाउ कर देता है कि भैया आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। ये चीज हाई कोर्ट अलाउ कर देता है। जैसे ही हाई कोर्ट ये अलाउ करता है तो जो डिफेंडेंट, जो दूसरी पार्टी होती है, वो कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, ये बोलते हुए कि यहाँ पर अगर प्लीडिंग में अमेंडमेंट हुआ तो वो पूरा जो नेचर है, जो पूरा ओवरऑल सूट है, उसको ही क्या कर रहा है, उसको ही चेंज कर रहा है। ऐसा बोलना होता है किसका, जो पार्टीज है उनका बोलना होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन सीकिंग अमेंडमेंट ऑफ प्लेन शुडंट बी अलाउड अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी इफ द अमेंडमेंट ऑल्टर्स द नेचर ऑफ द सूट। क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक एप्लीकेशन है जिसमें क्या अमेंडमेंट हो रहा है, किसका, प्लेंट का, और वो अमेंडमेंट की वजह से क्या हो रहा है, पूरा सूट का नेचर चेंज हो रहा है, तो वो अमेंडमेंट अलाउड नहीं करना चाहिए। Supreme Court bench comprising Justice C.T. Ravi Kumar and Justice Rajesh Bindal while reversing the High Court decision which had allowed, और जो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था ना एप्लीकेशन, ये बोलते हुए कि आप ऑल्टर कर सकते हैं पिटीशन, आप ऑल्टर कर सकते हैं प्लेन को, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और क्लियरली बोला कि ये चीज कहीं से कहीं तक अलाउ नहीं होगी जब ट्रायल कमेंस हो गया है, और उसी के साथ साथ क्योंकि वो पूरे सूट को चेंज कर रहा है, पूरे सूट को ऑल्टर कर रहा है, इसीलिए क्या, इसीलिए अमेंडमेंट प्लीडिंग में अलाउड नहीं होगा। However, the Supreme Court also recorded that amendment to the suit shall not be allowed on the ground due to oversight and mistake, और उसी के साथ उन्होंने बोला कि ये ओवरसाइट और मिस्टेक के बेसिस पे ये सूट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसी बेसिस पे जो प्रेजेंट अपील थी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अलाउ की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या किया, सेट असाइड किया। और उसी के साथ साथ जो लोगों ने बोला था कि ये जो प्लेंट में एप्लीकेशन है कि प्लेंट में अमेंडमेंट कर दे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि वो चीज अलाउड नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिसमिस कर दिया। और उसी के साथ ये भी बोला कि जो अपेलेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज देना पड़ेगा ज्वाइंटली और सेवरली रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को दिया की तरफ से दिया जाएगा, किसको, जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जो गए थे उनको दिया जाएगा 1 लाख रुपए। और उसी के साथ साथ अपेलेंट ने क्या किया, ये बोला कि यहाँ पर जो केस था उनका, वो जो अपील थी वो क्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी। कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए हैं यहाँ पर डिस्कस हुआ है आपका ऑर्डर 6, ठीक है, क्या डिस्कस हुआ है, ऑर्डर 6, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऑर्डर 6 किसका, रूल 17 सीपीसी का, जो कि बोलता है पर्टेन्स टू द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स इन सिविल सूट्स अलाउइंग कोर्ट्स टू परमिट ऑल्टरेशन एट एनी स्टेज प्रोवाइडेड अमेंडमेंट्स आर नेसेसरी टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चंस इन कंट्रोवर्सी एंड सर्टेन कंडीशंस आर मेट। रूल आपका ऑर्डर 6 रूल 17 में ये बोला गया है कि अगर कोई प्लीडिंग में अमेंडमेंट करना है, कोई प्लीडिंग में चेंज करना है, जो कि किससे रिलेटेड है, रियल क्वेश्चंस कंट्रोवर्सी को डिटरमाइन करने के लिए है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कोर्ट अलाउ कर सकते हैं। ये चीज ऑर्डर 6 रूल 17 में बताई गई है सीपीसी के। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या पार्टीशन अभी तक हुआ नहीं था, तो उससे रिलेटेड मैटर चल रहा था। तो जब वो पार्टीशन की बात होती है, सब चल रहा होता है, तो उसी टाइम पे जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनको क्या करना है, प्लेंट में अमेंडमेंट कराना है, उनको प्लेंट में चेंजेस कराना है। क्यों चेंजेस कराना है, क्योंकि उनका ये बोलना है
कि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो देखा नहीं गया और उसको पूरा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते थे। तो जब उन्हें ट्रायल कोर्ट में अप्लाई किया कि इसको क्या कर दिया जाए, अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दिया, उनके एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। जैसे ही ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया उसके बाद वो कहां पर गए, वो गए आपके हाई कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, ये बोलते हुए कि यहाँ पर आप अमेंडमेंट करा सकते हो, प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट हो सकते हैं। जैसे ही हाई कोर्ट अमेंडमेंट प्लीडिंग्स में अलाउ करता है उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है वो कहा जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ये बोलते हुए कि अगर एक प्लेंट में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा सूट का नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, तो वो अमेंडमेंट सही नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट वो पर्सन की अपील अलाउ करते हुए ये बोलते हैं कि अगर एक प्लेंट, जो मान लो एक प्लेंट में किसी आदमी को अमेंडमेंट चाहिए, तो वो अमेंडमेंट के वजह से अगर सूट का नेचर अलग हो रहा है, सूट का नेचर ऑल्टर हो रहा है, तो वो अमेंडमेंट अलाउ नहीं करना चाहिए। और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने अलाउ का एप्लीकेशन अलाउ कर दी थी कि आप कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और ये प्रेजेंट अपील अलाउ की और क्लियरली रिस्पोंडेंट को बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, किसको, पिटीशर को, जो प्रेजेंट पार्टी है उनको। और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपील को अलाउ किया और हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड किया। नेक्स्ट केस इज रिलेटेड टू ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी से रिलेटेड बात करता है। क्या बोलता है, ओनली रेमेडी अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज डिक्री इज रिकॉल एप्लीकेशन बिफोर कोर्ट विच रिकॉर्डेड कॉम्प्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला है कि सिर्फ जो रेमेडी है कॉम्प्रोमाइज डिग्री के, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉल एप्लीकेशन है कोर्ट के सामने, जो कि क्या करेगी, कॉम्प्रोमाइज को रिकॉर्ड करेगी। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस नेम है नवरत्न लाल शर्मा वर्सेस राधा मोहन शर्मा एंड अदर्स। साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 985। बेंच बैठी है जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पर, रिगार्डिंग फाइलिंग अ रिकॉल एप्लीकेशन सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ द सीपीसी। रिकॉल एप्लीकेशन जो फाइल की गई है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, प्रोसीडिंग को रिस्टोर करने के लिए बोला जा रहा है ऑर्डर 23 रूल 3 में, उससे रिलेटेड यहाँ पर मेन इशू है। So the appeal filed against the High Court decision wherein the recall application seeking restoration of the compromise proceeding challenging the compromise recorded between the parties in terms of Order 23 Rule 3 CPC was dismissed by the High Court, noting that the recording the compromise does not grant liberty to restore the appeal. So यहाँ पर क्या हुआ था, एक रिकॉल एप्लीकेशन फाइल हुई थी, कहाँ पर, राजस्थान हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, वो रिकॉल एप्लीकेशन ये थी कि जो कॉम्प्रोमाइज प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड हुआ है, उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिस्टोरेशन किया जाए, उन प्रोसीडिंग्स का उनको रिस्टोर किया जाए। इस बेसिस पे उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया था, बट राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो चीज, वो रिकॉल एप्लीकेशन नहीं करेंगे, उसका रिस्टोरेशन वाली एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे। The appellant sought to file a recall application seeking restoration of compromise proceeding, alleging that the respondent failed to comply with the compromise terms. उनका ये कहना था कि जो दूसरी पार्टी है वो compromise terms से फेल हो गई है, उसने रिलाई नहीं किया है, उसको फॉलो नहीं किया, इसी वजह से क्या किया जाए, जो compromise proceedings है उनको रिस्टोरेशन किया जाए, रिस्टोरेशन। और उसी बेसिस पर उन्होंने क्या की थी, रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की थी, बट हाई कोर्ट ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। जैसे ही हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करी, उसके बाद ये कहां पर गए, सुप्रीम कोर्ट पे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इफ द कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज वाज नॉट adhered to, there is no bar to filing a legal recall application seeking restoration of the proceeding under order 23 rule 3 of the CPC। क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड हुआ है पार्टी में और वो एडेड नहीं हुआ, उन्हें फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बार नहीं है कि आप रिकॉल एप्लीकेशन नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। कोर्ट ने बोला कि जो वैलिडिटी है, लीगैलिटी है कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट की, वो बिल्कुल चैलेंज हो सकती है, और वो चैलेंज हो सकती है अगर एक डिक्री पास हो गई, उसके बाद भी उसको क्या किया जा सकता है, उसके बाद भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। The court rejected argument that recording the compromise does not grant liberty to restore the appeal। और उसी के साथ कोर्ट ने बोला कि जो कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा मतलब नहीं है कि वो लिबर्टी
नहीं दी जा सकती रिस्टोर अपील करने के लिए। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू फाइल है रिस्टोरेशन एप्लीकेशन का, वो क्या है, वो पूरी तरीके से स्टैट्यूटरी राइट है, उस राइट को मानना, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत बहुत जरूरी है एज पर दी सीपीसी। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला क्योंकि ये मैटर पब्लिक पॉलिसी से कंसर्न है, कोर्ट को क्या पूरी तरीके से जो रिस्ट्रेन है कर्टेल करना, स्टैट्यूटरी रेमेडीज वगैरह, वो भी पार्टीज को क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। और कोर्ट ने क्या किया, अपील को अलाउ किया और उसी के साथ ये बोला कि हाई कोर्ट को वापस मैटर भेजा कि वो क्या करें, रिकंसिडरेशन करें इस एप्लीकेशन को मैरिट्स पे। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस पर्सन की अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट के पास फिर से भेज दिया कि भैया इसको पूरा मैटर देखो और ये सारी चीजें आपको अलाउ करनी पड़ेगी मैरिट्स के हिसाब से, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है, यहाँ पर डिस्कस हुआ है ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी का डिस्कस हुआ है, जो कि बोलता है अलाउज अ कोर्ट टू पास अ डिक्री बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज टू अ सूट। क्या कि यहाँ पर ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी का बोलता है कि कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्री पास कर सकता है कॉम्प्रोमाइज पार्टीज जो बिटवीन हुआ उनके सूट में। और उसी के साथ साथ ये जो पर्पस है इस रूल का वो क्या है, ताकि जो मल्टीपल लॉ सूट्स है उनको क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। भाई एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज डीड हो गई हो, उस कॉम्प्रोमाइज डीड को आप बाद में चैलेंज कर रहे हो, अपील कर रहे हो, तो अगर वो सेम तरीके से हो जाए, रजिस्ट्रेशन होकर रिस्टोरेशन होकर हो जाए, तो वो इजी रहेगा ना। अगर आप बार बार दूसरी जगह लॉ सूट्स फाइल करोगे, दूसरी जगह पिटीशन फाइल करोगे, उससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्ट एफिशिएंट होगा। इसीलिए क्या, इसीलिए ये वाला ऑर्डर लेकर आया गया था। ठीक है, सो ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ द सीपीसी इस केस में डिस्कस हुआ है। सो अगर हम बात करें इस केस में क्या हुआ था, सो इस केस में बेसिकली एक दो पार्टीज थी, उनमें क्या हुआ था, कुछ कॉम्प्रोमाइज प्रोसीडिंग्स हो गए, कॉम्प्रोमाइज डीड साइन वगैरह हुए होंगे। बट क्या हुआ था, एक पार्टी जो थी वो अपनी कॉम्प्रोमाइज डीड के हिसाब से चीजों फॉलो नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद दूसरी पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी ने अप्रोच किया, कहाँ पे अप्रोच किया, पहले उन्होंने अप्रोच किया हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी, फिर उन्हें अप्रोच किया कहाँ पर, सॉरी ट्रायल कोर्ट में नहीं सुनी, फिर उन्होंने कहाँ अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी। एक्चुअली में वो क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि जो कॉम्प्रोमाइज जो उनकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको क्या किया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए। और वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, रिकॉल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे थे। तो जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो ये पर्सन कहाँ अप्रोच किए, सुप्रीम कोर्ट में, रिकॉल एप्लीकेशन का कंसिडर करके कि जितनी भी कॉम्प्रोमाइज प्रोसीडिंग्स है उनको रिस्टोरेशन कर दिया जाए। बट हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ऐसी चीज जहाँ की कॉम्प्रोमाइज डीड की अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाद में फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसको रिस्टोरेशन हो सकता है, उसकी री कॉल एप्लीकेशन कराई जा सकती है रिस्टोर करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपील अलाउ की और ये बोला कि ये मैटर फिर से हाई कोर्ट क्या करे, इसको देखे और कंसिडर करे। ऑर्डर 23 यहाँ पर डिस्कस हुआ है। चलो नेक्स्ट केस आते हैं अपन, क्या, pendant light transferee being stranger to suit can file application under 20 order 21 rule 99 cpc against disposition supreme court। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई क्या है, पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी है, तो वो क्या कर सकता है, अगर वो स्ट्रेंजर है किसका, सूट का, तो वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन किसमें, 21 रूल 9 सीपीसी में, ऑर्डर 21 रूल 99 सीपीसी में। और वो किससे रिलेटेड, डिस्पोजिशन से रिलेटेड वो फाइल कर सकता है। केस नेम है रंजीत केजी एंड अदर्स वर्सेस शीबा, साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 798। बेंच बैठी है जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस आर महादेवन की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पर, वेदर अ पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी बीइंग अ स्ट्रेंजर टू द सूट can I file an application or not under order 21 rule 99 cpc against disposition from the suit property। so यहाँ पर क्या था कि एक disposition of the suit property से रिलेटेड मैटर था, तो उसमें जो पेंडेंट लाइन ट्रांसफर है, जो एक स्ट्रेंजर है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन की नहीं, ऑर्डर 21 में, ये मेन इशू था यहाँ पर। So a case where the predecessor of the respondent was not a party to the suit and was disposed from the property in execution of the decree passed in the suit। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक केस था जिसमें क्या हुआ था,
पार्टी नहीं थी वो, ठीक है, वो पार्टी नहीं थी उस मैटर की, उस सूट की, तो उनको क्या कर दिया गया था, प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दिया गया था, कि ये बोलते हुए कि आप यहाँ पर आप प्री डिजिसर नहीं हो रिस्पोंडेंट के, आप पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है इस केस से, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसीलिए आपको क्या किया जा रहा है, इसीलिए डिस्पोज किया जा रहा है, ये चीज उनने बोली। ठीक है, एक सेकेंड देना मुझे। तो ये क्या उनने ये बोला किस चीज के लिए, ऑर्डर 21 के लिए उनने ये चीज बोली। ऑर्डर 21 रूल 99 सीपीसी में, कि प्री डिसेसर वाली जो पार्टी का रिलेटेड बात हो रही थी सूट की, वो चीज उनने बताई। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो अब क्या होता है डिस्पोजिशन से रिलेटेड, क्या द रिस्पॉन्डेंट प्रीडिसेसर एप्लीकेशन अगेंस्ट डिस्पोजिशन ऑर्डर 21 रूल 99 सीपीसी कंटेस्ट किया, किसने, एपेलेंट ने, ये बोलते हुए कि जो प्रीडिसेसर है रिस्पॉन्डेंट के मिस्टर रघुनाथम, वो क्या है, पेंडेंट लाइन ट्रांसफर है और वो यहाँ पे स्ट्रेंजर है, तो वो इसमें नहीं आ सकते, ये चीज उनका बोलना था। ओके, ऐसा उनका बोलना था कि ये वो अलाउ नहीं किया जा सकता है, ये चीज उनका इस तरीके से इस केस में बोलना था। ओके, सो जब वो बात होती है कि भाई आप अलाउड नहीं कर सकते ट्रांसफरी को, वो चीज अलाउ नहीं होगी, तो उस बेसिस पे क्या उनने इस चीज को बोल दिया कि आप स्ट्रेंजर हो, आपको अलाउ नहीं किया जा सकता, आपको डिस्पोजिशन होगा प्रॉपर्टी से, ये चीज बोल दी गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो करते हैं आगे कि भैया मुझे अलाउ करना चाहिए, मुझे अलाउ मिलना चाहिए कि नहीं, तो ये मैटर कहाँ पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी की, जो कि क्या एक स्ट्रेंजर है सूट का, तो वो क्या कर सकता है, बिल्कुल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऑर्डर 21 रूल आपका जो है 99, उसमें क्या कर सकता है, वो फाइल कर सकता है अगर कोई मैटर डिस्पोजिशन सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रघुतमान का राइट था जिसमें एप्लीकेशन फाइल करने का, वो क्या किया, वो अपहोल्ड किया, और उसी बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि यहां पर उसको क्या ऑर्डर 21 रूल 9 सीपीसी के हिसाब से अलाउ किया जाए, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। तो उन्होंने बोला कि जो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, उसमें जो हमारा क्या है, पेंडेंट लाइट ट्रांसफर ही है, जो हमारा पर्सन जो स्ट्रेंजर है वो क्या कर सकता है, वो बिल्कुल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और उसी बेसिस पे जो अपील थी वो क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई, और ये बोलते रहे कि यहाँ पे प्रीडिसेसर राइट दिया जाए उसको, और उसका एप्लीकेशन जो था वो क्या किया गया, कंफर्म किया गया। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर 21 रूल 99 सीपीसी का डिस्कस हुआ है, जो कि बोलता है क्या, एक पर्सन जो कि पार्टी नहीं है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी से क्या कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ये चीज यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे डिस्कस हुआ है। सो अगर हम एक और बार देखें, यहाँ पर एक केस चल रहा था एक सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहां पे जो दूसरी प्रॉपर्टी थी उसको ये बोल दिया, दूसरी पार्टी थी उसको निकाल दिया गया, ये बोलते हुए क्योंकि आप प्रीडेसेसर के में नहीं आते हो, इसीलिए आप क्या, इसीलिए आपको नहीं किया जाएगा, आप इनलाउड नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की ऑर्डर 21 के हिसाब से, तो जब एप्लीकेशन फाइल की तो वहां पर उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोलते हुए कि आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं की जाएगी क्योंकि आप स्ट्रेंजर हो। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये बिल्कुल अलाउ होगा, स्ट्रेंजर कर सकते हैं, अगर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो वो बिल्कुल फाइल कर सकते हैं ऑर्डर 21 के हिसाब से। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको अलाउ कर दिया, बोलते हुए कि आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट केस जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, वो है हमारा सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड। ठीक है,
किससे रिलेटेड है वो? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल टू बी फाइल्ड इन कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट। कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अग्रीमेंट का सूट है वो क्या होना चाहिए? वो फाइल्ड होना चाहिए ऐसे कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है प्रॉपर्टी में, वही क्या कर सकता है? वही फाइल कर सकता है। ये चीज कोर्ट ने क्लियरली बोली। ठीक है, सो केस नेम है रोहित कोच्चर वर्सेस विपुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड एंड अदर। साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 951 की। बेंच बैठी है जस्टिस जेबी परदीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन की। फोरम कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पे? रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर एन एग्रीमेंट टू सेल। इंस्टीट्यूशन किससे रिलेटेड? एक सूट जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था, एग्रीमेंट टू सेल, उससे रिलेटेड यहाँ पर मेन इशू था। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ इस केस में? In this case, the agreement was with respect to a suit situated in गुड़गांव हरियाणा। सो यहाँ पर एक सूट मैटर था, वो कहाँ से रिलेटेड था? वो था आपका कहाँ पर? गुड़गांव में, हरियाणा। ठीक है, गुड़गांव में वो सूट मैटर था। ओके, प्लेंटिफ फाइल द सूट इन द ओरिजिनल साइड ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। प्लेंटिफ ने क्या किया? अपना जो सूट था वो कहां पर फाइल किया? दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया। सूट कहाँ का है? गुड़गांव का है, और उनने कहा फाइल किया? दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया। अ सिंगल बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट द सूट टू बी मेंटेनेबल अप्लाइंग द प्रोविजन टू सेक्शन 16। और जो सिंगल बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उनने क्या किया? उनने अलाउ किया ये बोलते हुए कि ये जो सूट है वो क्या है? मेंटेनेबल है सेक्शन 16 के प्रोविजन अप्लाई करते हुए। अब जैसे ही वो अलाउ करते हैं उसके बाद क्या होता है? ये अपील जाती है कहां पर? हाई कोर्ट में, कि आपने कैसे अलाउ कर दिया, ये तो गुड़गांव का था, आप दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे लेके आ रहे हो? तो जब अपील जाती है डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ये कहता है कि जो सूट है वो क्या नहीं होगा? वो मेंटेनेबल नहीं होगा, और ये वापस किया जाए किसके पास? प्लेंट के पास, जब तक वो कंपिटेंट कोर्ट के सामने इसको क्या किया जाए? प्रेजेंट किया जाए। और उस बेसिस पे डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही डिवीजन बेंच हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देती है उसके बाद जो डिवीजन बेंच हाईकोर्ट का ऑर्डर होता है वो प्लेंटिफ कहां पे चैलेंज करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं ये बोलते हुए कि सेक्शन 16 सीपीसी का ये बोलता है कि जो अपेलेंट है वो कंटेन करते हैं जो कोर्ट्स इन दिल्ली क्या है, उनके पास पूरी तरीके से जुरिस्डिक्शन है कि वो क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात हो रही थी तो वो चीज अलाउ की जा सकती है, बट दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो जब वो जाते उन्होंने ये भी बोला यहाँ पर कि यहाँ पर जो पर्सनल ओबीडियंस है डिफेंडेंट का, जो कि रहते हैं वर्क करते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर वो चीज क्या कर देना चाहिए? अलाउ कर देना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the property which is the subject of the agreement was situated as per section 16 of the CPC। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सूट है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड है वो कहाँ इंस्टीट्यूट होना चाहिए? वो वही होना चाहिए जिस कोर्ट में क्या? जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में वो अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट अग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी है, उसी बेसिस पे होना चाहिए एज पर सेक्शन 16। कोर्ट ने क्या किया? आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया ये बोलते हुए कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्री है वो इन्फोर्स की जा सकती है पर्सनल ओबीडियंस डिफेंडेंट के, या सूट मेंटेनेबल होना चाहिए कि जहां पे डिफेंडेंट रह रहा हो या बिजनेस कैरी कर रहा हो। ये वाला आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया। बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस जेबी परदीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन हेल्ड दैट प्रोविजन टू सेक्शन 16 वाज नॉट एप्लीकेबल। उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर सेक्शन 16 के एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसी बेसिस पे कोर्ट ने जो अपील थी उसको क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, और अपेलेंट को एडवाइस किया कि वो क्या करें? अप्रोप्रिएट स्टेप्स लें अपनी प्रेजेंट करने के लिए प्लेंट कोर्ट के सामने। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने क्या किया? उनको ये बोला कि यहाँ पर जो आपका सेक्शन 16 वाली चीज है वो क्या होगी? वो अलाउ नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। कौन सा सेक्शन डिस्कस हुआ है यहाँ पे? सेक्शन 16 जो कि बोलता है जो सूट्स होते हैं रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे रिकवरी हो, पार्टीशन हो, मॉर्गेज हो, कंपनसेशन हो, मॉर्गेज हो, कंपनसेशन और रॉन्ग्स के लिए वो क्या हो सकता है? इंस्टीट्यूट हो सकता है कोर्ट में विद इन होज लोकल लिमिट्स द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर डिस्कस हुआ है सेक्शन 16 सीपीसी का। ठीक है, सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस हुआ है। ओके,
तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था, वो प्रॉपर्टी गुड़गांव में थी, बट वहां पर क्या हुआ, वो लोग कहाँ चले गए, दिल्ली हाईकोर्ट चले गए अपना करने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड। बट दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन, पहले सिंगल बेंच ने वो अलाउ कर दिया, बट जब डिवीजन बेंच मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ये बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, जब डिवीजन बेंच के पास गए तो डिवीजन बेंच ने भी डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये पार्टी कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट में, ये बोलते हुए कि सेक्शन 16 के हिसाब से अलाउ करना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, इसीलिए उसको क्या, इसीलिए उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने बोला कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अग्रीमेंट का वो क्या होना चाहिए, ऐसे जुरिस्डिक्शन जिसका क्या है प्रॉपर्टी, वहीं पर वो चीज़ क्या होनी चाहिए, अलाउ होना चाहिए, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। चलो नेक्स्ट केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सब्सिक्वेंट सूट फॉर रेंट अरियर्स मेंटेनेबल आफ्टर सूट फॉर पोजीशन बोथ डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, जो सब्सिक्वेंट सूट है किसका, रेंट एरियर्स का, वो तभी मेंटेनेबल होगा सूट ऑफ पोजीशन के पास, और दोनों जो है वो क्या है, डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस नेम है यूनिवर्ल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंदेव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 469, बेंच बैठी है जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की, फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पर, रिगार्डिंग सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन एंड फॉर सूट फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड डैमेजेस। जो सूट है किससे रिलेटेड, रिकवरी ऑफ पोजीशन से रिलेटेड, और सूट जो है अरियर्स ऑफ रेंट एंड डैमेजेस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मेन इशू था। In the present case, the plaintiff respondent filed two suits, that is one for the possession of the property and another for receiving the arrears of rent and damages from the defendant। मतलब यहाँ पर एक पार्टी है, उसने क्या किया है, दो सूट फाइल किए हैं, एक आपका दूसरी चीज के लिए, एक दूसरी चीज के लिए। एक किसके लिए फाइल किया उन्होंने, अरियर्स के लिए फाइल किया है, और एक किसके लिए फाइल किया है, पोजेशन के लिए। एक पोजेशन के लिए फाइल हो गया और एक अरियर्स के लिए हो गया, और दोनों किससे है, सेम पार्टी से ही उनने किया है। The defendant objected to filing of the second suit for arrears of rent and damages by the plaintiff by contending that the plaintiff should have filed one suit containing all the claims। अब भैया जो दूसरा पार्टी है जिसके साइड में तुम अगेंस्ट में दो दो सूट फाइल कर रहे हो, तो उसने ऑब्जेक्ट उठाया कि ये चीज जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अगर आपको ये सारे क्लेम्स है, आपको अरियर्स से रिलेटेड क्लेम्स है, आपको पोजीशन से रिलेटेड क्लेम्स है, तो ये सारी चीजें आप एक ही चीज में बताओ ना, आप एक ही सूट फाइल करो। The subsequent suit for receiving arrears of rent and damages couldn't be entertained due to the specific बार, और उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि ये चीज अलाउ नहीं हो सकती, ये बार्ड है ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के हिसाब से। तो जब ये मैटर आगे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर हम बात करें सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, वो पूरी तरीके से अलग है जब हम बात कर रहे हैं सूट ऑफ रिकवरी ऑफ रेंट एंड डैमेजेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर कोई भी इस तरीके का बार नहीं है कि दोनों सूट के लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं हो सकते, दोनों चीजों के लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं हो सकते, ऐसा कोई भी बार नहीं दिया है सीपीसी में, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। कोर्ट ने ये बोला कि जो सेकेंड सूट फाइल्ड हुआ है वो क्या है, उस पर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन में वो कहीं से कहीं तक बार्ड नहीं होगा ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी में, और उसी बेसिस पे जो डिफेंडेंट का कंटेंशन था वो रिजेक्ट करते हुए बेंच ने ये बोला कि जो सेकेंड सूट है वो क्या होगा, वो अरियर्स और रेंट एंड डैमेजेस का वो कहीं से कहीं तक ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी से बाहर नहीं होगा। और उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि दोनों का कॉज ऑफ एक्शन अलग है, तो वो चीज क्या, वो चीज पूरी तरीके से अलाउ होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप दो सूट कर सकते हो। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है, इसमें डिस्कस हुआ है ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी का डिस्कस हुआ है, जो कि ये बोलता है कि आप प्लेंटिफ मस्ट इंक्लूड द एंटायर क्लेम अराइजिंग फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन इन अ सिंगल सूट प्रिवेंटिंग द स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि भैया आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मैटर क्या हुआ था, एक पर्सन था जो कि दूसरे पर्सन से दो सूट फाइल करके एक पोजीशन और एक अरियर्स मांग रहा था प्रॉपर्टी का। तो जिससे मांग रहा था उस व्यक्ति ने ये बोला कि यार आप दो सूट्स में क्यों मांग रहे हो, अगर आपके क्लेम्स है तो आप एक ही सूट में मांगो। तो ये चीज क्या करके उन्होंने बोला कि ये आप गलत कर रहे हो, ये चीज सही नहीं है, ऑर्डर रूल 2 के हिसाब से ये चीज बार्ड है। तो ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब हम बात करते हैं अरियर्स की और पोजीशन की, दोनों चीजें क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो दोनों के लिए सेपरेट सूट फाइल किए जा सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे दोनों के कॉज ऑफ एक्शन भी चेंज हो जाएंगे, इसीलिए आप दोनों को सेपरेट सूट पे फाइल कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, वो अपील को अलाउ कर दिया।
नेक्स्ट केस जो डिस्कस हुआ है वो हमारा किसका डिस्कस हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 144 सीपीसी से रिलेटेड डिस्कस हुआ है। ठीक है, सेक्शन 144 सीपीसी से रिलेटेड डिस्कस हुआ है ये केस। सो नेक्स्ट केस इज सेक्शन 144 सीपीसी जो कि बोलता है स्ट्रेंजर हु परचेज प्रॉपर्टी नोइंग अबाउट अपील पेंडेंसी कांट रेजिस्ट रेस्टिट्यूशन एज बोनाफाइड परचेजर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्ट्रेंजर जिससे प्रॉपर्टी परचेज की है ये कंसिडर करके कि जो पेंडेंसी है वो अपील है वो रेजिस्ट नहीं कर सकता रेस्टिट्यूशन बोनाफाइड परचेजर का, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस नेम है बिगचंद सन ऑफ दोंडीराम मोटा डिजीज थ्रू एलास वर्सेस श्यामबाई धनराज गोगले थ्रू अला, साइटेशन है 2024, सुप्रीम कोर्ट 375, बेंच बैठे जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के, फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पे, रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी। जो रेस्टिट्यूशन है 144 सीआरपीसी में उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या था, मेन इशू था। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, इन द प्रेजेंट केस द रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 परचेज द सूट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द जजमेंट डेटर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। सो प्रेजेंट केस में क्या हुआ था, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 थे उनने क्या किया था, सूट प्रॉपर्टी परचेज किया था। वो सूट प्रॉपर्टी कौन ओन करता था, जजमेंट डेटर ओन करता था, किससे रिलेटेड, डिग्री के एग्जीक्यूशन से बेसिस पे। द ट्रांजेक्शन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। अब वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, जब एक अपील की पेंडेंसी थी, किसकी, डिग्री की अपील की, और उसी के साथ साथ वो कंप्लीट हो गया क्या, रिवर्सल ऑफ डिग्री के पहले अपीलेट कोर्ट की तरफ से। In the meantime, respondent number 1 and 2 sold some part of the suit property purchased in the auction sale in execution of their decree। और उसी टाइम पे क्या होता है, जो respondent नंबर 1 और 2 होते हैं वो क्या कर देते हैं, कुछ पार्ट सूट प्रॉपर्टी का क्या कर देते हैं, सोल कर देते हैं, कहाँ पर, ऑक्शन सेल में, और जो किसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, वो क्या कर देते हैं, उसको परचेज कर देते हैं। अब क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है वो क्या होते हैं इस बारे में अवेयर, उनको पता चलता है कि प्रीडिंग जो कि चैलेंज हुई थी डिग्री में वो क्या, वो उसको आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपने उससे रिलेटेड मैटर, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया। तो जैसे ही डिग्री रिवर्स होती है अपील में तो जो जजमेंट डेटर है वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेक्शन 144 सीपीसी में कि इस प्रॉपर्टी का क्या हो जाए, रेस्टिट्यूशन हो जाए। तो जो अपीलेंट है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ डिग्री के लिए रिवर्सल ऑफ डिग्री अपीलेंट कोर्ट से करते हैं, फाइल करते हैं, क्लेम करते हैं। तो ये करते हैं कि जब डिग्री रिवर्स हो गई अपीलेंट कोर्ट की तरफ से और जब तीसरी पार्टी ने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ये होते हुए नो करते हुए कि जो डिग्री है वो ऑलरेडी सेट असाइड हो गई है, तो जो रिस्पोंडेंट है वो क्या, वो सेव नहीं हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ये सामने निकल के आता है। तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट आफ्टर नोइंग दैट द डिग्री वाज लाइकली टू बी रिवर्स्ड। ये सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि अगर ये पता है कि जो डिग्री है वो क्या है, रिवर्स्ड होने वाली है, तो जो स्ट्रेंजर ऑक्शन परचेजर है वो क्या, वो उस परचेज प्रॉपर्टी को जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज कर सकता है, ये चीज उन्होंने बोली। और उसी के साथ बट वो जो प्रोटेक्शन है बीइंग अ बोनाफाइड परचेजर वाला वो उसको नहीं मिल सकता है। अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी पे क्या डिग्री ऑलरेडी रिवर्स्ड हो गया उससे रिलेटेड, तो वहां पर अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी परचेजर ने किसी ऑक्शन से लेकर वो प्रॉपर्टी ली है तो बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि वो बोनाफाइड परचेजर है तो वो उसको इंटरटेन नहीं किया जाए, ये चीज नहीं हो सकती। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स थी हाई कोर्ट की वो रिवर्स की और बेंच ने ये बोला कि अगर पर्सन जिसने परचेज किया प्रॉपर्टी डिग्री होल्डर से, ये उसको ये नॉलेज होते हुए कि कोई पेंडिंग अपील प्रोसीडिंग्स है, तो उस केस में जो परचेजर है सूट प्रॉपर्टी का वो क्या, वो इंटाइटल नहीं होगा किस चीज के लिए, रेस्टिट्यूशन के लिए। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया और ये बोला कि 144 सीपीसी में उसको अलाउ किया जा रहा है और जो पार्टीज है वो क्या की जाए, रिस्टोर की जाए जहां पे पोजीशन थी, जहां पे एग्जीक्यूशन जो था वो पोजीशन हुआ था इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से पहले, ये चीज कोर्ट ने ऑर्डर दी। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है यहाँ पे, डिस्कस हुआ है सेक्शन 144 सीपीसी का, जो कि बोलता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन ये अलाउ करता है किस चीज के लिए, कोर्ट को कि वो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर कर सकते हैं अगर डिक्री या ऑर्डर क्या हो गया है, रिवर्स या मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, सो ये हमारा रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड जजमेंट था। नेक्स्ट जजमेंट जो है वो हमारा किसका है, ऑर्डर 7 रूल 6 सीपीसी, जो कि बोल रहा है
जजमेंट कांट बी डिलीवर्ड बेस्ड ऑन अनक्लियर, एम्बिगस एंड कंडीशनल एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब हम बात करते हैं ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी के, तो जो जजमेंट है वो डिलीवर्ड नहीं हो सकता एक अनक्लियर, एक एम्बिगस और एक कंडीशनल एडमिशन पे। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस नेम है राजेश मिश्रा एट द रेट राजेश कुमार एंड मिश्रा एंड अनदर वर्सेस करनानी प्रॉपर्टी लिमिटेड। साइटेशन है 2024, सुप्रीम कोर्ट 790। बेंच बैठे जस्टिस सुधांशु डुलिया एंड जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की। फोरम कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू था यहाँ पर? वेदर अ जजमेंट कैन बी डिलीवर और नॉट बेस्ड ऑन अनक्लियर एंड अनएम्बिगस एडमिशन। क्या एक जजमेंट डिलीवर्ड हो सकता है एक अनक्लियर और एक एम्बिगस एडमिशन के बेसिस पे कि नहीं, ये मेन इशू था इस केस में। So the landlord sought eviction of the appellant tenant on the ground that as per the West Bengal Tenancy Premises Act, he couldn't continue to remain in possession beyond 5 years after the death of his mother who happened to be a tenant. So यहाँ पर क्या हुआ, लैंडलॉर्ड ने एविक्शन मांगा किसका? अपेलेंट टेनेंट का, ये बोलते हुए कि वेस्ट बंगाल टेंडेंसी के हिसाब से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते पोजीशन में 5 साल से ज्यादा, क्योंकि उनकी जो मदर थी उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ये चीज उन्होंने बताई। लेकिन जो टेनेंट है वो क्या करते हैं? मना करते हैं। वो ये बोलते हैं कि वो एविक्शन को रेजिस्ट करते हैं, ये बोलते हुए कि जो टेनेंसी राइट्स है वो क्या हुए? इनहेरेंट हुए 1970 से एज पर दी वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट। जब उनके फादर की डेथ हुई तभी से उनके पास टेनेंसी राइट है, ऐसा टेनेंट बोलते हैं। लेकिन वो मना कर देते हैं पूरी तरीके से कि उनको एविक्शन नहीं करेंगे उस बेसिस पे। वो ये बोलते हैं और ये बोलते हैं कि जो सूट प्रीमाइसेस है वो क्या टेनेंट से 5 साल के लिए ही कर सकते हैं। मदर डेथ के बाद वो चीज़ हट गई है तो इसीलिए उनको नहीं मिलेगा, ऐसा लैंडलॉर्ड का बोलना होता है और लैंडलॉर्ड उस बेसिस पे एविक्शन करना चाहते हैं। इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन द लैंडलॉर्ड रेफर टू द अपीलेंट्स टेस्टिमनी रेंडर्ड इन अनदर केस टू प्रूव दैट ओनली द मदर ऑफ द अपीलेंट वाज द टेनेंट एंड और उसी के साथ वो ये बताते हैं जो लैंडलॉर्ड कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी जो टेनेंट की मदर थी वही टेनेंट कंसिडर की जाएंगी, ना कि वो कंसिडर किए जाएंगे। ये चीज किसका बोलना होता है? ये बोलना होता है लैंडलॉर्ड का। और उसी बेसिस पे लैंडलॉर्ड जो है वो आर्ग्यू करते हैं क्योंकि जो ओल्ड एक्ट है वो ऑलरेडी रिपील हो गया है, तो यहाँ पे फादर वाली चीज हम कंसिडर नहीं करेंगे। और उसी बेसिस पे ये मैटर कहाँ पहुंचता है? ये मैटर आगे पहुंचता है हाई कोर्ट में के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अगर हम बात करें ऑर्डर 7 रूल 6 सीपीसी की, तो कोई जजमेंट अगर मतलब डिलीवर्ड हुआ है तो वो जजमेंट किसी भी अनक्लियर या अनएम्बिगस एडमिशन के बेसिस पे डिक्लेयर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी जजमेंट जो होगा वो क्लियर और अनएम्बिगस एडमिशन पे होना चाहिए, एम्बिगस एडमिशन पे वो चीज़ इंटरटेन नहीं की जाएगी। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि जब टेस्टिमनी सप्लाइड हुए किसमें? एक एडमिशन कंटेन में, तो वो क्या करती है? दोनों क्वेश्चन को मिक्स्ड क्वेश्चंस लेती है, चाहे वो फैक्ट के हो लॉ के हो। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि वो एडमिशन लॉ के वो क्या होंगे? वो कभी भी एडमिशन विजुलाइज नहीं होंगे ऑर्डर 7 रूल 6 में, अगर वो क्या है? अनक्लियर है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्प्यून डिसीजन था हाई कोर्ट का वो क्या किया? सेट असाइड किया और ये बोला कि कोई भी जजमेंट बिना कोई एक फालतू चीज या कोई क्लियर, जब तक आपको चीजें नहीं है, एडमिशन नहीं है, उस बेसिस पे जजमेंट डिलीवर नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यहाँ पे जो अपेलेंट का एडमिशन था दूसरे केस में कि उसकी जो मदर थे वो टेनेंट थे सूट प्रीमाइसेस के, वो ऑपरेट नहीं हो सकता। और उसी बेसिस पे उनने ये बोला क्योंकि यहाँ पे अनक्लैरिटी है, कोई प्रॉपर निकल के नहीं आया, नया एक्ट लगेगा, पुराना एक्ट लगेगा, या फादर के पास टेनेंसी थी, मदर के पास टेनेंसी थी, ये चीज़ निकल के नहीं आई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जजमेंट डिलीवर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या? अनक्लियर और एम्बिगस एडमिशन है। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि ये अलाउड नहीं की जा सकती है। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है यहाँ पे? ऑर्डर 7 रूल 6 डिस्कस हुआ, जो कि बोलता है एम्पावर्स द कोर्ट टू रेंडर जजमेंट बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ फैक्ट ईदर ओरल और रिटन एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी और इन इट्स ऑन मोशन। ठीक है। नेक्स्ट केस जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? मीन प्रॉफिट से रिलेटेड है। इंक्वायरी अबाउट मीन प्रॉफिट, कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल सूट, एप्लीकेशन ऑफ सच इंक्वायरी। ठीक है, क्या बोला है? एप्लीकेशन ऑफ फॉर सच इंक्वायरी नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई मीन प्रॉफिट की इंक्वायरी हुई है जो कि कंटिन्यूशन है ओरिजिनल सूट से, तो जो एप्लीकेशन है उस इंक्वायरी के वो लिमिटेशन से बार्ड नहीं होगी। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस नेम है चौदप्पा एंड अनदर वर्सेस चौड़प्पा सिंस डिजीज बाय एलास एंड अदर्स। साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 671। बेंच बैठी है जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस आर महादेवन की। फोरम कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।
कहाँ क्या मेन इशू है यहाँ पे, रिगार्डिंग द परमिशन ऑफ डिक्री होल्डर टू फाइल एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट आफ्टर ऑलमोस्ट 26 ईयर्स ऑफ पासिंग द डिग्री। क्या बोला है कि जो परमिशन डिक्री होल्डर की कि एप्लीकेशन फाइल कर सके किससे रिलेटेड, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट से, जो कि ऑलमोस्ट क्या है 26 साल बाद, 26 साल तक से पहले वो जो डिग्री पास हो गई थी उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। क्या मेन फैक्ट्स थे यहाँ पे, इन द प्रेजेंट केस ट्रायल कोर्ट व्हाइल पासिंग द डिक्री इन द ईयर 1973 फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन एंड करेक्शन ऑफ म्यूटेशन एंट्रीज हैड डायरेक्टेड होल्डिंग ऑफ एन इंक्वायरी रिगार्डिंग फ्यूचर मेन प्रॉफिट्स ऑफ द सेट सूट लाइंस फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट। तो यहाँ पे प्रेजेंट केस में क्या किया था, ट्रायल कोर्ट ने एक डिक्री पास की थी 1973 में, जो की थी किससे रिलेटेड, पोजीशन रिकवरी से रिलेटेड और म्यूटेशन जो एंट्रीज है उनका करेक्शन से रिलेटेड, और उसी के साथ उन्होंने इंक्वायरी डायरेक्ट की थी किसकी, कि जो फ्यूचर मेन प्रॉफिट है सेट सूट लाइन के वो क्या होंगे, डेट ऑफ सूट से होंगे। लेकिन जो डिक्री होल्डर है, रिस्पोंडेंट है, उन्होंने क्या की, एप्लीकेशन फाइल की सेक्शन 141 सीपीसी में, ये बोलते हुए कि उनको क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए किसका, मीन प्रॉफिट का, जो कि क्या हुआ था 1973 में डिलीवर हुआ था, डिक्लेयर हुआ था। तो उस बेसिस पे ये कहाँ पर गए, ये गए सेकेंड सुप्रीम कोर्ट में कि उसका क्या दें, डिटर्मिनेशन दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिक्री होल्डर को परमिट किया कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट से आफ्टर ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी और जो अथॉरिटीज थी वो उनको मना कर रहे थे कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 26 साल हो गए, 26 साल बाद अगर आप वो डिटर्मिनेशन फाइल कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया। और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फाइलिंग एन एप्लीकेशन एज अ रिमाइंडर टू द कोर्ट टू कंप्लीट द इंक्वायरी इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट कैन नॉट बी सेड टू बी फाइलिंग अ फ्रेश सूट। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे हम फ्रेश सूट वाली चीज कंसिडर नहीं करेंगे, ये चीज आप कर सकते हो बट उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और अपील क्या की, डिसमिस की, और उसी के साथ उन्होंने बोला कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ट्रायल कोर्ट के जो भी डिटर्मिनेशन से रिलेटेड होगा मीन प्रॉफिट, वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस में बोली। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आप कर सकते हो वो चीज, आप मीन प्रॉफिट से रिलेटेड डिटर्मिनेशन मांग सकते हो। ऑर्डर 22 रूल 12 सीपीसी का डिस्कस हुआ है एंड सेक्शन 141 का, जो कि बोलता है प्रोसीजर गवर्न करता है किसके लिए, मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स सिविल कोर्ट्स में, और ये इंक्लूड करता है प्रोसीडिंग्स कौन सी, ऑर्डर 9 सीपीसी की और ऑर्डर 39 रूल 2A की। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए हैं। तो ये थे हमारे सारे सीपीसी के जजमेंट्स। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो किसी केस से रिलेटेड, किसी प्रोविजन से रिलेटेड, इनमें भी और अलग से, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।